हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 11 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नासा द्वारा वर्ष 2027 के ऐतिहासिक आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चालक दल की घोषणा की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन हैं। पहला है कि जो अंतरिक्ष यात्री रैंडी ब्रेसनिक है, इनको मिशन कमांडर के रूप में चुना गया है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है दोस्तों कि ईएसए के यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इटालवी अंतरिक्ष यात्री लुका परमिटानो इसके पायलट होंगे। ये भी सही है, लुका परमिटानो इसके पायलट होंगे। और तीसरा है कि ये जो मिशन होगा आर्टेमिस 3 मिशन, अब ये लो ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट मिशन होगा। पहले आर्टेमिस 3 था कि इसको चंद्रमा पर लैंड करना था इस मिशन को, लेकिन इसको अब इसमें संशोधन कर दिया गया। तो तीनों कथन सही हैं दोस्तों। जो आर्टेमिस 3 मिशन है, अब इसके जो क्रू कमांडर है सबको चुना गया है। जो पायलट होगा लुका परमिटानो होगा। इसके बाद जो मुख्य कमांडर होंगे वो रैंडी ब्रेसनिक होंगे। मिशन विशेषज्ञ यानी मिशन स्पेशलिस्ट है फ्रैंक रूबियो और आंद्रे डगलस। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नेम पूछा जाएगा। बैकअप क्रू मेंबर बायो हाइंस। मिशन जो दोस्तों पहले था कि चंद्रमा पर उतरना था, आर्टेमिस 3 मिशन को चंद्रमा के जो साउथ पोल है वहाँ उतरना था, लेकिन अब ये लियो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ का निचली कक्षा है उसमें दोस्तों ये मिशन रहेगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि जो स्पेस एक्स है और ब्लू ओरिजिन, ये दोनों अंतरिक्ष प्राइवेट अंतरिक्ष संस्थान हैं, उनके द्वारा जो विकसित किया जा रहा है कमर्शियल लूनर लैंडर्स के साथ, ये डॉकिंग की क्षमताओं का परीक्षण करेगा। और जो चंद्रमा पर लैंडिंग का नया लक्ष्य है ये नासा द्वारा 2028 में प्रस्तावित आर्टेमिस 4 मिशन के तहत कर दिया गया है। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। निसार, यह नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर जो सूक्ष्म बदलाव होते हैं जैसे भूकंप, सुनामी, ग्लेशियर, उनकी यह मैपिंग करता है। तो ये निसार मिशन याद रखिएगा, नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर है। गगनयान मिशन, यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। भारत पहली बार अंतरिक्ष में अपना मानव भेजेगा। इसके तहत भारत अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है उसमें उसको भेजा जाएगा। तीसरा है आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता मुख्य रूप से एक ग्लोबल ट्रीटी है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि ये स्पेस को जैसे चंद्रमा, मंगल, कुशल तारे के शांतिपूर्ण, पारदर्शी तथा सतत उपयोग के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाता है। आर्टेमिस समझौता किस तरह स्पेस का जो है एक ट्रांसपेरेंसी रूप में और सतत उपयोग सभी के लिए हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जून 2026 में अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल करने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 13.15 किलोमीटर। 13.15 किलोमीटर जोजिला सुरंग अब बन के रेडी हो चुका है अंतिम रूप से। और मुख्य रूप से ये NH1 जो श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है, ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ती है। कश्मीर जो घाटी है उसको लेह लद्दाख को दोनों को जोड़ती है। और ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाइक ये स्वात सुरंग है, सबसे लंबी। भारी बर्फबारी के कारण जोजिला जो है दर्रा बंद जाता है और लद्दाख का शेष जो कश्मीर है उससे संपर्क कट जाता है। तो ये सुरंग अब हर मौसम में, ऑल वेदर में अब लद्दाख को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। लेह लद्दाख को कनेक्टिविटी ये प्रदान करने वाला है। अटल सुरंग ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग लगभग 10,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। प्रमुख दर्रे जो हैं लद्दाख में, खारदुंग दर्रा ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर वाहन योग्य दर्रों में से एक है। लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। जोजिला को तो बता ही दिया। और रोहतांग दर्रा ये लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाला है। इसी से जो है दोस्तों सतलज नदी निकलती है। बरालाचला यह दर्रा जास्कर रेंज में स्थित है, मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। चांगला दर्रा ये दोस्तों
इस द्वारा लेह को पैंगोंग त्सो झील, जो लेह है उसको पैंगोंग त्सो झील से ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS डिजिटल प्लेटफॉर्म किस नाम से शुरू किया गया? तो ये नाम है विनिमय। जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका नाम है विनिमय। ये एक प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों जो लैंड पोर्टों को आपस में सब कनेक्ट करेगा, सभी जो सिस्टम्स हैं उसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा, यानी यह सिंगल विंडो सिस्टम होगा जिसमें रियल टाइम पे जो सभी अंतर्राष्ट्रीय लैंड पोर्ट्स है, स्थलीय बंदरगाह, लैंड पोर्ट्स मतलब स्थल बंदरगाह, जो बंदरगाह स्थल पे हो, जैसे कार्गो ट्रैकिंग हो, यात्री लॉगिंग और वाहनों के प्रसंस्करण का एक साझा इंटरफेस पर लाएगा। ये मुख्य रूप से इस दोस्तों ये लैंड पोर्ट्स में जितने भी कागजी कामकाज होते हैं उसमें 90% तक कमी होगी। ये विनिमय के माध्यम से 90% तक समय बचेगा। सीमा पर ट्रकों का जो प्रतीक्षा समय है वो घट जाएगा। इससे ट्रेड आपस में दोस्तों ज़्यादा तेज़ गति से होगा। इस प्रणाली को भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण LPAI लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, यह जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी कानून बनाकर इसको बनाया गया है, तो इसे ये भी याद रखिएगा। भारत के जो प्रमुख लैंड पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? भारत बांग्लादेश सीमा पर है पेट्रोपोल। याद रखिएगा, पेट्रोपोल जो है एक स्थान है भारत बांग्लादेश सीमा पर, यहीं से भारत और बांग्लादेश के बीच में अधिक व्यापार होता है। अगरतला और सीमंतपुर त्रिपुरा, डाउकी है मेघालय में स्थित है, सुतारकांडी और गोलकंज और मानकचार ये असम में स्थित है, सब लैंड पोर्ट्स हैं। सबरूम त्रिपुरा में है, फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु के चिटगांव से कनेक्टिविटी देता है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल, बिहार में रक्सौल और जोगबनी, भारत और नेपाल के बीच में व्यापार यहीं से होता है। इसके बाद आगे भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी बाघा बॉर्डर, डेरा बाबा नानक ये पंजाब में है, और भारत भूटान सीमा पर है दरंगा असम में स्थित। भारत म्यांमार सीमा पर मोरे मणिपुर में स्थित। ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, यही पूछने की संभावना है। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाले AI सक्षम डेटा सेंटर के विकास के लिए साझेदारी की है। इस रणनीतिक डेटा सेंटर की बिजली की आपूर्ति मुख्य रूप से किस ऊर्जा स्रोत से की जाएगी? दोस्तों 168 मेगावाट क्षमता वाले AI सक्षम डेटा सेंटर का विकास किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा के द्वारा। कहाँ पे? जामनगर, गुजरात के जामनगर में। और इसको जो एनर्जी प्राप्त होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी, नवीकरणीय एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होगा, सोलर से। मुख्य रूप से जामनगर में ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है रिलायंस और मेटा के तहत। और दोस्तों जो AI डेटा सेंटर होते हैं उनको कूलिंग करने के लिए बहुत सारा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सोलर एनर्जी और कूलिंग सिस्टम के माध्यम से एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से इसे दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो भारत में ही रहना चाहिए, इसीलिए इस तर्ज पर भारत में AI डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। गुजरात जामनगर के बारे में देख लेते हैं। जामनगर कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है, और ये जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री का विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है। और जामनगर तट के पास ही कच्छ की खाड़ी में भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित है। ये भी याद रखिएगा, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जामनगर के तट के पास स्थित है। जामनगर दोस्तों गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में अपने उच्च विकिरण रेडिएशन, तटीय पवन गति के कारण और भारत के सबसे बड़े सौर पवन हाइब्रिड पार्क जैसे खवड़ा में 30 गीगावाट का पार्क बन रहा है, इसके लिए फेमस है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा जामनगर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक विशेष परियोजना शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट गंगा नाम से। इसके माध्यम से जो हमारे ग्रामीण परिवार हैं, रूरल एरिया में रहने वाली जो फैमिली हैं, उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जाएगा, और इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट गंगा, यूपी में।
उत्तर प्रदेश में थोड़ा देख लेते हैं विशेष तथ्य दोस्तों। गंगा नदी यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। पूछा जाए कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। और बलिया ज़िले से होते बिहार राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में की सबसे लंबी नदी है और यह 28 ज़िलों से होकर बहती है। बिहार में उत्तर प्रदेश से कुल 7 ज़िले बिहार के 8 ज़िलों के साथ सीमा साझा करते हैं। गंगा नदी दोस्तों ये बिहार के बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है। बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है। प्रमुख जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सबसे बड़ी यमुना नदी है। इसके बाद राम गंगा है, यह कनौज के पास गंगा में मिलती है। घाघरा नदी है, सरजू यह उत्तर प्रदेश में बहती है। बिहार के छपरा में यानी सारण में यह गंगा नदी से मिलती है। और गंडक सोन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पटना के पास गंडक और सोन दोनों मिलती है गंगा में। अगला क्वेश्चन है 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक पद पर रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ के ये सबसे लंबे कार्यकाल तक बनने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं रहने वाले। और ये 4399 दिन 10 जून को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था और इसके बाद 2019 में फिर दोबारा चुने गए, 2024 में दोबारा चुने गए। और इस तरह से ये सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसका कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के पद पर बने रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम थे और इनका रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी है, इनका दोस्तों सबसे लंबा निरंतर 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये 4077 दिनों तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष 4 दिन तक ये पीएम रहे थे। ये तीसरे सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगला है हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जिनेवा में 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ और भारत के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। शोभा करंदलाजे ये हैं, इन्हीं के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है और यह वार्षिक सम्मेलन 1 से 12 जून तक चलने वाला है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO जिनेवा में इसका ILO का मुख्यालय है और भारत नेपाल द्विपक्षीय बैठक भी यहाँ पे हुई है। भारत के द्वारा नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके तहत नेपाल को एक प्रायोरिटी बेसिस पे भागीदार मानता है भारत। मंच पर भारत का पक्ष मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे जो ILO का मीटिंग हुआ इसमें गिग इकोनॉमी पे जो गिग वर्कर्स हैं उनके श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय बढ़ाने के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। तो मुख्य फोकस था गिग इकोनॉमी पर, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर इतना ही था। थैंक यू।